अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं और सदर ट्रंप ने मुसलसल 2 रातों तक ईरान पर हमलों के बाद ईरान को आज रात दोबारा हमलों की नई धमकी दे दी है। और साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया है कि वो ईरान की तेल की बरामदात के लिए इंतहाई अहम खार्क जजीरे समेत दीगर अहम तंसीबात को कब्जे में ले सकते हैं। और अहम बात यह है कि कल रात को भी जनूबी ईरान के कई इलाकों में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए और इन हमलों में अमेरिका ने टोमाहाक क्रूज मिसाइल की बड़ी तादाद इस्तेमाल की है, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी हमलों के जवाब में एक बार फिर कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए हमले किए हैं। जिसके बाद आज फिर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो आज रात को ईरान पर पहले से ज़्यादा सख्त हमले करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत सख्त हमले करेगा और ईरान की बहरिया, फिजाइया, रडार, फिजाई दिफा और दीगर दिफाई निज़ाम और हमला करने की ज़्यादातर सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मुस्तक़बिल करीब में हम खार्क जजीरे और ईरान की तेल की दीगर तंसीबात पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस की मार्केट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वेनेजुएला में किया, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और फिर इस पोस्ट के कुछ देर बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के मॉर्निंग शो में बात करते हुए एक बार फिर कहा कि हम ईरान पर पहले से ज़्यादा बड़े ताकतवर हमले करेंगे। ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि ईरानी बुरी तरह तबाह हो रहे हैं और वो मुआहदा करने के लिए तड़प रहे हैं। मेरी तरजीह हमेशा से ये रही है कि खार्क जजीरे पर कब्जा करूं। Be more bombing tonight. Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be bigger, more powerful. So you say you're announcing you're going to hit them very hard tonight. What went into posting that? Well, it's just one of those things. They have no defense. They can't do anything about it, and they're getting decimated, just decimated, and they're dying to make a deal. They want to make a deal so badly. One thing you brought up yesterday, it's going to be bridge and power plant next. Is that next? Yeah, but I'd rather not do it because once you do that, the people suffer, and the people are afraid. You know, when you have a machine gun staring you in the face, it's hard to have a rally. जबकि अब से कुछ देर पहले ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका की ताज़ा धमकियों के बाद एक्स पर लिखा है कि गलत हिकमत अमलियाँ और बगैर सोचे समझे किए गए फैसले पूरे खेल का नक्शा मज़ीद ख़राब कर देंगे। ऐसे फैसले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट्स को तबाह कर देंगे और एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला दलदल पैदा हो जाएगा जिसमें आप बरसों तक फंसे रहेंगे। आप एक मुख्तलिफ ईरान देखेंगे। अहम बात यह है कि कल भी ट्रंप ने इसी तरह का ऐलान किया था कि आज रात को ईरान पर दोबारा हमले होंगे और पहले से ज़्यादा बड़े हमले होंगे। जिसके बाद रात गए अमेरिका की सेंटकॉम ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों का ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फोर्सेस ने सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान में मज़ीद सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स की हैं और सेंटकॉम फोर्सेस ने ईरान भर में फ़ौजी सर्वेलियंस कैपेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया है। और अमेरिका की मरीन कोर, एयरफोर्स और नेवी ने इन ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स इस्तेमाल किए और ये ईरानी अहदाफ अमरीकी फोर्सेस और इलाके से गुजरने वाले बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा समझे जाते थे। सेंटकॉम का मज़ीद कहना है कि ये हमले ईरान की बिलाजवाज़ और मुसलसल जारियत के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफवाज चौकस, ताकतवर और हर वक्त तैयार हैं। सेंटकॉम ने ईरान पर कल रात होने वाले हमलों के लिए टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और इन मिसाइल्स की लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी की है। जबकि इसी दौरान फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे ने यह दावा किया कि ट्रंप ने उन्हें फ़ोन पर बताया है कि जब मैं व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए मौजूद था तो मुझे ईरान की तरफ से कॉल मौसूल हुई। यानी कि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे को कहा कि ट्रंप को ईरान के नुमाइंदे की कॉल मौसूल हुई। फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे ने मज़ीद बताया कि फिर ट्रंप के मुताबिक उनकी ईरान के आला हुकाम से बराह रास्त बात हुई और ईरानी हुकाम ने उनसे दरख्वास्त की कि आप बमबारी का सिलसिला बंद कर दें। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की बमबारी जल्द रुक जाएगी, जबकि ईरान की पासदारान इन्क़लाब ने ट्रंप के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ट्रंप का यह दावा जंग से बचने का एक बहाना है। जबकि अमेरिका के ताज़ा हमलों के जवाब में कल रात को ही ईरानी फोर्सेस ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने उर्दन, कुवैत और बहरीन में
अमेरिका के 5 फौजी अड्डों को मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। और हमलों का निशाना बनने वाले इन अड्डों में उर्दन में शेख ईसा एयरबेस और मुवफ़्फ़िक़ुल सल्ती एयरबेस, कुवैत में अहमद अल जाबिर एयरबेस और अली अल सालिम एयरबेस, जबकि बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने अमरीकी अड्डों पर ताज़ा ईरानी हमलों की लॉन्चिंग वीडियो भी जारी की। دخول قوه الهی به سوی شما نواخته می شود. जबकि पासदारान इनकलाब ने हमलों के बाद एक बयान में कहा कि ईरानी फोर्सेज ने उर्दन में अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम अल अज़रक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और इन हमलों में इस एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के F-35, F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों, अहम फौजी तंसीबात और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस हमले में अहम तंसीबात और बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे तबाह हो गए हैं। ईरानी फौज ने ड्रोन कार्रवाई में बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा भी किया। जबकि पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा है कि जब तक दुश्मन की शरारतें जारी रहेंगी, हमारी कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। इसी तरह ईरान के खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीका की जारियत और इक़दामात का जवाब देती रहेंगी और जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों का रुकना ईरान की मुसल्लह अफवाज के ताकतवर और फैसला कुन जवाब का नतीजा है। इसके अलावा ईरान के आला ऑपरेशनल कमांड यूनिट ने भी इस अज़म का इयादा किया है कि अमरीकी जारियत और इक़दामात का जवाब दिया जाता रहेगा। कुवैत की वज़ारत दिफा ने कहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में 24 ड्रोन्स उसकी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। ईरान के हमलों के नतीजे में महदूद माली नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि बहरीन में आज ईरानी हमलों के नतीजे में कुछ इलाकों में गाड़ियों, घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है और बहरीन की वज़ारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने के दौरान गिरने वाले मलबे से एक 11 साला बच्ची जख्मी हो गई है। बहरीन में इमारतों और गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें ईरानी हमलों के नतीजे में होने वाली तबाही और रेस्क्यू के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने उर्दन की एक मुबैना वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया है कि ईरान के 4 में से 3 मिसाइल्स अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से बचकर अमेरिकी बेस पर गिरते हैं। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी तमाम बहरी सरगर्मियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और किसी भी कमर्शियल जहाज़ को गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। साथ ही आज ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 कमर्शियल जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। जबकि अमेरिका की सेंटकॉम ने भी आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक कमर्शियल जहाज़ को ईरान से ताल्लुक़ की बुनियाद पर रोक कर गैर फ़ाल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी अमेरिका ने इस हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में 2 कमर्शियल जहाज़ों पर हमले करके उन्हें रोक दिया था। इन्हीं जहाज़ों में से एक जहाज़ का हमला भारतीय था और इस हमले के 3 अफराद मारे भी गए हैं, जो सारे भारतीय थे। भारत ने इस हमले पर भारत में अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और इस हमले की सख्त मजम्मत भी की थी। अमेरिका के हालिया हमलों पर ईरानी हुकाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान ईरान पर अमेरिका के हमलों की सख्त मजम्मत की है और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी करार देते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इन कार्रवाइयों ने जंगबंदी को असर बना दिया है और इसके ख़तरनाक नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिकी हमलों के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेरिका का बेकाबू सदर समझता है कि बॉम्ब्स उसे उस दलदल से निकाल सकते हैं जो उसने खुद पैदा की है, लेकिन ईरानी मिसाइल उसे इस दलदल में और ज़्यादा गहराई में धकेल देंगे। अमेरिका को ईरान की शराइत मानने और दुनिया में अपनी बाकी मानदा साख खोने के दरमियान इंतखाब करना होगा। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जहां बार बार ईरान पर हमलों की धमकियां दे रहे हैं और गुज़िश्ता 3 दिनों से सख्त हमले भी हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद अब भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला अब भी जारी है। जबकि अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप मुज़ाकरात में ईरान की तरफ से ताख़ीर की वजह से मुसलसल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। CNN के मुताबिक एक सिफारती सोर्स ने बताया है कि कल सारी रात को होने वाली बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत अब भी जारी है और मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं और मुज़ाकरात का ये सिलसिला ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों के तबादले के बावजूद जारी रहा। जबकि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इस हवाले से लिखा है कि अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान पर दबाव डालना है
ताकि वो एक मुआहदे पर दस्तखत करे। ताहम इन हमलों से फौजी कशीदगी बढ़ने का खतरा भी मौजूद है। अहम बात यह है कि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक उन्हें ईरान की जानिब से जवाब की तवक्को थी, जिसमें अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है, जैसा कि मंगल की झड़पों में हुआ। सदर ट्रंप ने ईरान पर मुज़ाकरात में अमरीका को बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब कुछ ना कुछ करना ज़रूरी हो गया है। दो अमरीकी सोर्सेज के मुताबिक सदर ट्रंप ने बुध की दोपहर को अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ फौजी ऑप्शंस पर बातचीत की और ये मीटिंग ट्रंप की जानिब से ईरान पर दोबारा सख्त हमलों के ऐलान के चंद घंटे बाद हुई थी। सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप जिन ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे उनमें एक ऐसा फौजी ऑपरेशन भी शामिल था जो पैमाने में बड़ा हो लेकिन उसकी मुद्दत मुख्तसर हो, और इस ऑपरेशन का मकसद ईरान पर दबाव डालकर उसे मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर आमादा करना था। अहम बात यह है कि पसे पर्दा ट्रंप तकरीबन 2 हफ्तों से ईरान के जवाब का इंतजार करने की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक्सियोस ने मजीद लिखा है कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमलों की फौरी वजह तो अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया जाना था, लेकिन पसे पर्दा सूरत हाल ये है कि ट्रंप तकरीबन 2 हफ्तों से ईरान की जानिब से अपनी ताज़ा पेशकश के जवाब का इंतजार करते करते मुसलसल फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और ईरान का जवाब अब तक नहीं आया। अहम बात यह है कि एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मंगल की शाम को ईरान में किए गए हमलों का मकसद अमरीका की मुज़ाकराती पोजीशन को मजबूत करना था, लेकिन उन्हें इस अंदाज में महदूद रखा गया कि किसी की जान न जाए और मुआहदे के इम्कानात भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाएं। और इसी दौरान कतरी हुक्काम तेहरान में मुज़ाकरात कर रहे थे ताकि बातचीत को दोबारा दुरुस्त सिमत पर लाया जा सके और बाकी इख्तिलाफात को ख़त्म किया जा सके। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि ट्रंप के नुमाइंदे और इलाकाई सालिस अब भी किसी मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के हालिया बयानात से ये इशारा मिलता है कि उनका सब्र शायद ख़त्म हो चुका है। सोर्सेज के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकरातकारों और इलाकाई सालिसों ने गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान ईरानियों को कई बार खबरदार किया कि उन्हें जवाब के साथ वापस आना होगा, इससे पहले कि स्पॉयलर्स मुज़ाकरात को ख़राब कर दें या कोई वाक़या सूरत हाल को बिगाड़ दे। मुज़ाकरात में शामिल एक इलाकाई सोर्स के मुताबिक हमने ईरानियों को बताया कि उन्होंने इसराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू को मुज़ाकरात ख़राब करने का सुनहरी मौका दे दिया। दो इलाकाई सोर्सेज के मुताबिक अमरीका और ईरान इसराइल के साथ ईरान की हालिया कशीदगी से पहले एक मुआहदे के करीब थे, लेकिन इस कशीदगी के बाद ईरान ज़्यादा मोहतात हो गया। एक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया कि ईरान का रवैया इस बात की अक्कासी करता है, इस सोच की अक्कासी करता है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई और उनके आला कमांडर्स को यकीन था कि उनके पास बढ़तरी मौजूद है, और फिर हेलीकॉप्टर गिरने का वाक़या पेश आ गया और इसके बाद ट्रंप की नई धमकियां सामने आ गईं। जबकि एक इलाकाई सोर्स के मुताबिक ईरानी और अमरीकी हुक्काम ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान दोहा में कतरी सालिसों के साथ पैरेलल मुज़ाकरात किए हैं। कतरियों ने एक ईरानी और अमरीकी हुक्काम के साथ एक सह अफ्रीकी इजलास कराने की कोशिश भी की थी ताकि बाकी इख्तिलाफात पर बराह रास्त बातचीत हो सके, लेकिन ईरानियों ने इनकार कर दिया। जबकि आइंदा सूरत हाल पर नज़र रखने वाली बात यह है कि कतरी सालिस बुध को तेहरान गए थे ताकि अब्बास इराक़ची और दीगर ईरानी हुक्काम से बात करके मुज़ाकरात को दोबारा आगे बढ़ाया जा सके। दो अमरीकी हुक्काम के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि मंगल के हमले ईरान को हरकत में लाने और ट्रंप की पेशकश का जवाब देने पर मजबूर करेंगे, और ट्रंप की धमकियां भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा थी। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुआहदा अभी भी मेज़ पर है, लेकिन सदर ट्रंप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर ईरान ताख़ीर और टाल मटोल का सिलसिला जारी रखे तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि मुज़ाकरात में ईरान के मुंजबिद फंड से मुताल्लिक बातचीत हो रही है और ख़ुद ईरानी सोर्सेज भी मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक कर रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी और मगरबी सोर्सेज ने बताया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान आर्जी मुआहदे के जरिए कशीदगी ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और दोनों फरीक़ैन ईरान के मुंजबिद फंड्स जारी करने के तरीक़ाकार पर बातचीत कर रहे हैं। सोर्सेज के मुताबिक ईरान और अमरीका अब भी एक मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात पर पैगामात का तबादला कर रहे हैं। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार है। 3 ईरानी सोर्सेज के मुताबिक एक सियासी समझौता हो चुका है, लेकिन कुछ मामलात की तफसीलात अभी तय होना बाकी हैं, जिनमें गैर मुल्की बैंक्स में मुंजमिद ईरान की तेल की आमदनी के अरबों डॉलर्स को जारी करने का तरीक़ाकार भी शामिल है। एक ईरानी सोर्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि उसके 6 से 12 अरब डॉलर्स के मुंजमिद फंड्स जारी कर दिए जाएं, जबकि अमरीका चाहता है कि ये रकम मरहलावार इंसानी इमदाद की अशिया के लिए जारी हो और इसे बराह रास्त ईरान को वापस ना किया जाए। एक और ईरानी ओहदेदार का कहना है कि इस बात पर भी बातचीत जारी है कि कितनी रकम फौरी तौर पर जारी की जाए और बाकी 12 अरब डॉलर्स की अदायगी के लिए 60 दिन के अंदर एक जमानत शुदा टाइम टेबल क्या होगा। रॉयटर्स के मुताबिक
एक सीनियर यूरोपीय अहदेदार का इस हवाले से कहना है कि इस वक्त बातचीत खासतौर पर तकनीकी तफसीलात और माली रकम पर मरकूज है और मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि ईरान के लिए दस्तयाब लिक्विडिटी क्या होगी, जबकि इस मामले से वाकिफ एक अमरीकी सोर्स ने भी तस्दीक की है कि पैगामात का तबादला अब भी जारी है और एक सियासी समझौता तय पा चुका है, लेकिन मुंजबित फंड्स को जारी करने के तरीक़ाकार को अभी हतमी शक्ल दी जा रही है। इस पेचीदा सूरत हाल में कतर कैसे मुज़ाकरात को अब तक बरकरार रख पा रहा है या रख पाएगा, क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा, बात करेंगे। हमारे साथ दोहा में मौजूद हैं दोहा से सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार उसामा बिन जावेद। उसामा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। उसामा, ज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं बात आगे बढ़े, मगर अब तो मिसाइलों का तबादला होना, उसके बावजूद ये कह रहे थे कि सीज़ फायर है, मगर अब तो सदर ट्रंप कह रहे हैं आज बहुत ज़्यादा बड़े हमले होंगे। बाकिर कालिबाफ जवाब में कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप करेंगे तो फिर आप एक मुख्तलिफ ईरान देखेंगे। अब क्या कहा जा सकता है कि दोनों वाकई हतमी तौर पर जंग की तरफ ही जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बज़ाहिर ऐसे ही मालूम होता है कि सदर ट्रंप का जो ताज़ा तरीन बयान है उसके मुताबिक उनकी ख्वाहिश ये है कि वो ईरान की तेल की दरामदात का जो सबसे अहम जजीरा है खर्ग आइलैंड, उसके ऊपर कब्जा कर लें। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते के दौरान एक हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन नजर आ रही है हमें कि अमेरिका ने ईरान के जजीरों को निशाना बनाया, अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने पहले मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमला किया, फिर उसके बाद कुवैत पर हमला किया, फिर कुवैत और बहरीन पे हमला किया, और अब ताज़ा तरीन हमलों में उसने उर्दन को भी शामिल कर लिया। तो हमें नजर यही आता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ मामला है ये शायद गालिबन दोबारा जंग की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें दोनों तरफ से स्ट्रैटेजी जो नजर आती है वो उनकी ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वजीर जंग उन्होंने अपना नाम रखी है वजीर दिफा के बजाय, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो डिप्लोमेसी जो है उसको बम के जरिए सरंजाम दें। और ईरान की स्ट्रैटेजी इस वक्त ये है कि वो एस्केलेशन एज डिटेरेंस, कि वो जैसे जैसे हमलों का जितनी तेजी से और जितनी सख्ती से जवाब देगा वैसे ही लोगों को अंदाजा होगा कि उस पर हमले करने बंद कर दें। तो जब आप इस तरह के दोनों तरफ के रवैयों में फंस जाते हैं बीच में, तो यकीन फिर जितने भी आपके सुलह खां हैं उनकी बातें सुनते हुए लोग नजर नहीं आते। गुज़िश्ता चंद रोज में काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। ईरान के कुछ लोग कतर आए, कतर में उनकी बिलवास्ता मुलाकातें हुई कतरी हुक्काम से, और कुछ रिपोर्टिंग के मुताबिक ये भी ख्वाहिश का इजहार किया गया था कतरी हुक्काम की तरफ से कि उनको बराह रास्त एक दूसरे के सामने बिठाया जाए, जिस पे वो राजी नहीं हुए। और उसके अलावा जो है वो बाकिर कालिबाफ जो है वो कतर ले आए थे पाकिस्तान जाने के बाद। पाकिस्तान के वजीर जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ईरान का विजिट किया, और बार बार जो है वो कोशिशें की गई, लेकिन मसला वहीं पर अटका हुआ है कि इन दोनों कुव्वतों का ख्याल ये है कि इस मसले का हल बमों के पीछे छुपा है। ईरान का कहना यही है कि जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है और जब तक आप ये जंग खत्म नहीं करते हम इसका ईद का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका का कहना यह है कि ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे जो है वो मज़ाकरात में आप बहुत आगे होंगे, लेकिन हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम आपकी ईद बजा देंगे। अच्छा, मगर जब ट्रंप पहले भी ये खार्ग जजीरा के हवाले से ये बात करते थे या वेनेजुएला से तशबीह देते थे, तो यही बात कही जाती थी कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और बूट्स ऑन ग्राउंड लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खार्ग जजीरे पर कब्जा एक धमकी महज समझा जाए, क्योंकि बगैर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो हो नहीं पाएगा ये। जी बिल्कुल, बगैर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हो नहीं सकता। और आप ये देखिए कि बतदरीज अमेरिका ने इस खित्ते में अपने जो फौजी हैं उनकी तादाद में खासा इजाफा किया गया है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में। आप देखें कि 82nd एयरबोर्न बॉक्सर ग्रुप का जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अलावा काफी अदर दूसरी डिवीजन है जो यहाँ पे मौजूद हैं इस पूरे खित्ते में। और इसी वजह से आपको जो ईरान के जो जवाबी रद्द में जो जितने हमले किए गए ईरान की तरफ से, वो आप उनको बगौर देखिए तो मालूम होता है कि ईरान ये कहना चाह रहा है कि हमें मालूम है कि आपके लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी बेस हो, चाहे 5th फ्लीट को टारगेट करना हो बहरीन में, चाहे अली अल सालेम बेस हो कुवैत में, चाहे F-35 के हैंगर्स हों उर्दन में। तो ईरान ने बिलखुसूस उन चीजों को निशाना बनाया है जो ईरान समझता है कि अमेरिका को ये मैसेज भेज सकते हैं कि उसके पास न सिर्फ इंटेलिजेंस मौजूद है बल्कि उसके पास ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो उन्हें निशाना बना सकता है। इसके साथ साथ ईरान ने
इराक में ऐसे कुर्द मज़ाहिमती ग्रुप है जो ईरानी सरहद के पास मौजूद है, उनको भी ड्रोन से निशाना बनाया है। तो मालूम ये होता है कि ईरान बावर कराना चाह रहा है कि उसके पास न सिर्फ ये विल मौजूद है, न सिर्फ सलाहियत मौजूद है, बल्कि इंटेलिजेंस भी है कि वो उन्हें निशाना बना सकता है। इस तमाम मामले में अमरीकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको नजर आ रही है कि क्योंकि उन्हें डिप्लोमेसी में किसी किस्म का कोई पेशरफ्त नहीं होती नजर आ रही, ईरान उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो शायद उनका ख्याल ये है कि ईरान को एक बार फिर उसी तरह जैसे आज से चंद महीने पहले ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की थी, दोबारा उसको किया जाए, दोबारा वो किया जाए कि जिससे ईरान की न सिर्फ अस्करी तनसीबात बल्कि ईरान में वो तमाम इदारे जो चाहे बिजली पहुंचाते हैं, रोड पे काम करते हैं या पानी पहुंचाते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाए ताकि ईरान में अंदरूनी तौर पे एक इस किस्म का प्रेशर पैदा हो। तो हमें लग ये रहा है कि अब मामलात टेबल से दोबारा काफी दूर जा चुके हैं। तमाम पार्टीज का ये कहना है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जब जंग के तबल बज रहे हो तो बातचीत करना किसी के भी हक में नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सममी जावेद, इस हवाले से बता रहे थे ममालिक जंग की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं सेंस प्रिवेल करता है नहीं करता। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कुरान कोपर की तफसीलात आपके सामने। हुकूमत अगले माली साल का बजट कल पेश करने जा रही है। आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इकनॉमिक सर्वे के अहम निकात पेश किए, जिसमें हुकूमत ने दावा किया कि रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.7% रही, जबकि जुलाई से अप्रैल के दरमियान महंगाई की शरह 6.19% रही, जबकि मुल्की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक फीकस आमदनी $1751 से बढ़कर $1901 हो गई है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 14.38% की कम सतह पर है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2.89%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.5% और सर्विसेज की ग्रोथ 4% रही। इकनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि हालिया लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में कुल लेबर फोर्स 83 मिलियन यानी 8 करोड़ 30 लाख से जायद है, जिनमें से 7 करोड़ 72 लाख रोजगार से वाबस्ता हैं और 59 लाख अफराद बेरोजगार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 10 करोड़ डॉलर्स हैं और जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद $252 मिलियन रह गया है। वज़ीर ख़ज़ाना कल बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, जिस पर साल से टैक्स के बोझ में इतना इजाफा किया गया कि इस साल 600 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों पर टैक्स से हासिल किए गए हैं, इस तबके को कम से कम 50 अरब रुपए का रिलीफ। इसके अलावा भी मुताबिक इक़दाम की तवक्को की जा रही है, जिसमें रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी टैक्सेस में कमी शामिल है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो हालात हैं वो उन्होंने कोट किए वज़ीर ख़ज़ाना ने, जैसे कि ईरान जंग है, इससे पहले टैरिफ्स का मामला है, सैलाब की सूरत हाल है, उसमें उनका कहना था कि स्टेबलाइजेशन से जो ग्रोथ का सफ़र है वो हमने अच्छे अंदाज में तय किया है और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? शादिब साहब, देखें, स्टेबलाइजेशन तो जून 2023 में हो गई थी जब शहबाज शरीफ साहब ने IMF से प्रोग्राम किया था। उसके बाद तो पै दर पे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और हम प्रोग्राम में ही हैं, तो डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है और इनफैक्ट हमारा रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है। लेकिन जब ये स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में तो स्टेबिलिटी नहीं आई है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है। इनकम में तो स्टेबिलिटी नहीं आई है, पाकिस्तानियों की आमदन तो कम हुई है, 2018 के सामने भी 2024 में कम हुई है। और हुकूमत के आज के जो GDP के नंबर्स आए हैं, इसके तहत भी जो पाकिस्तानी की 100 रुपये आमदन थी एवरेज पे, अगर एवरेज पाकिस्तानी की 100 रुपये आमदन थी फ़ी कस, तो आज वो घट के 98 रुपये 76 पैसे हो गई है। इसी तरह 100 रुपये की जो चीज़ थी 2022 की 1 जुलाई को, वो आज जो है वो 177 रुपये 78 पैसे की हो गई है। सो आपने इतनी महंगाई कर दी, जो 29% एक साल रहा, उसके बाद 24% रहा इन्फ्लेशन, और अब फिर वापस 11.5% इन्फ्लेशन आ गया है। आपने इतनी महंगाई कर दी कि आपने गरीबों की कमर तोड़ दी और आप बस यही कहते रहे कि स्टेबलाइजेशन आई है, स्टेबलाइजेशन आई है। जिसको ये बात करते हैं, जब 2022 में आपने 6,780 अरब रुपया आपने टैक्स जमा किया है, इस साल आप 13,000 अरब रुपए के सामने से ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे और उसके ऊपर तकरीबन 1,500 रुपये लेवी जमा करेंगे। 14,500 अरब रुपया वफाक लेके जाएगा। मुझे बताइए कि जब ग्रोथ नहीं हो रही इकॉनमी की, इन्फ्लेशन इतना हो गया है, तो पाकिस्तानियों से ही आप वापस और मज़ीद पैसे ले रहे हैं और ना आपने नेट एक्सपेंड किए, तो आपने उन्हीं लोगों से पैसे लिए, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर दी है। इसलिए जो है वो गुर्बत बढ़ गई है और
29% गुर्बत हो गई है। इसीलिए सरमायाकारी जो है वो दहाइयों की लोवेस्ट लेवल पे है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे। और ये जो 4 साल की शहबाज शरीफ साहब की जो इकोनॉमिक है ग्रोथ -2.7% पर कैपिटा, -0.1%, +0.05% और आज +1.2%। और इसके अंदर भी कुछ शकूक और शुबात हैं ये दोनों पिछले 2 साल के जीडीपी के नंबर्स को, लेकिन उसको छोड़ दें। मगर अगर आप ये भी 4 नंबर देख लें कि जिसमें हाईएस्ट ग्रोथ भी 1.2% है और 4 साल पहले आपने -2.5 की है, तो ये तो कोई भी प्राउड नहीं हो सकेगा कि ये कोई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी है। हम बस ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं स्टेबलाइजेशन आ गई। स्टेबलाइजेशन को 3 साल हो गए और स्टेबलाइजेशन सिर्फ डॉलर की कीमत में आई है। इसके अलावा तो और जितने भी मैं आप बता दूं आपको, आपकी बरामदात कम हो गई। कोई वजह नहीं है कि जंग की वजह से बरामदात कम हो गई, आपकी बरामदात कम हो गई, दरामदात बढ़ गई। सो द थिंग इज़ कि आपके रेमिटेंस का फ़ायदा हुआ है आपको दुबई वगैरह की वजह से। और वो भी मतलब ये कि वो जो पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं छोड़ के, वो इंक्रीजिंग नंबर में वो भेज रहे हैं। सो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये परफॉर्मेंस कोई अच्छी है, ना मुझे ये लग रहा है कि जो वक्त की मुनासिबत है, जो पाकिस्तान नीचे जा रहा है और जिसके लिए हमको कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने थे, कुछ विजनरी पॉलिसीज़ होनी थी, कुछ हुकूमत के अखराजात कम करने थे, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने सिर्फ टैक्स डबल कर दिया इन पाकिस्तानियों के ऊपर इन द लास्ट 4 ईयर्स, जिसको आप स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। आरिफ हबीब साहब, आज ज़ाहिर वज़ीर ख़जाना ने जिक्र किया कि जी बात तो होती है कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही है, मगर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने जिक्र किया, कुछ इसके अलावा आईपीओज़ का भी जिक्र किया। आप खुद स्टॉक मार्केट से भी वाबस्ता हैं, बट एक ऐसे इन्वेस्टर के तौर पर जिन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, पीआईए खरीदी, आपको खुद भी लगता है कि ये स्टेबलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही प्रोलॉन्ग्ड हो गई है और ग्रोथ का कोई चांस नज़र नहीं आता है, परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, या आपका कुछ और ओपिनियन? आई थिंक ये बातें जो मिर्जा साहब ने भी की, आई थिंक गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को मेंशन करते रहते हैं। वो अक्सर यही बात करते हैं कि स्टेबलाइजेशन हो गई, अब हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। और जब ग्रोथ की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा ये आईएमएफ का एक जो है वो रीज़न सामने आता है। लेकिन मैं ये नंबर्स देख रहा था तो उसमें तो गवर्नमेंट के पास जो है वो स्पेस बहुत बन गया है। स्पेस अगर मैं देखूं कि 3 साल पहले जो है हमारा बजट डेफिसिट 8% था, यानी 10 ट्रिलियन रुपीस था। फिर 5.5% हुआ, फिर इस साल इन्होंने 3.9% का बजट ऑफ जीडीपी का बजट किया और वो अभी 9 महीने में सिर्फ 0.7% है। और मैं समझता हूँ बहुत अगर बढ़ गया तो 2-2.5% पे ही खत्म होगा। तो 2-2.5% पे खत्म होगा तो 10 ट्रिलियन से वो 3 ट्रिलियन पे, तो 7 ट्रिलियन की तो वहाँ आपको सेविंग नजर आती है। दूसरा मैं नंबर जो देखता हूँ वो प्राइमरी सरप्लस का देखता हूँ। 3 साल पहले जो है वो 1 ट्रिलियन जो है वो प्राइमरी डेफिसिट था। अब उसकी जगह इस दफा 4.1 ट्रिलियन जो है वो प्राइमरी सरप्लस है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज जो हैं, जो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस सिवाय डेट सर्विसिंग के 4 ट्रिलियन का उसमें पॉजिटिव बैलेंस है। और उसमें आई थिंक सब्सटेंशियली अगर आप जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी इसमें कर लें तो 4.1 और 1 ट्रिलियन और उसको ऐड कर लें तो 5 ट्रिलियन, तो वो मोर और लेस वो सारा जो डेट सर्विसिंग को भी वो मोर और लेस कवर करता है। तो ये तो बहुत बड़ी स्पेस जो है मुझे तो वो नजर आती है। तीसरा जो आईएमएफ जो इससे डिस्कशन होती है और वो उनका कंसर्न है वो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और वहाँ इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह ये है कि आपका एग्रीकल्चर और रिटेल बाहर है। अगर वो उसका जीडीपी में आप शेयर देखें तो काफ़ी, उसको आप हटा दें शेयर को और उनका कंट्रीब्यूशन को, तो बाकी इकोनॉमी तो 13-14% ऑफ टैक्स टू जीडीपी है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो अब इशू क्या है? इशू हमारा इन्वेस्टमेंट का इशू है ना, कि हम जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज वेरी लो, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे बढ़ेगा? वो तो जब बढ़ेगा ना कि जब आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, तो एनर्जी प्राइस कम होगी तो वो कम होगा। फिर हम कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, तो एक्सपोर्ट को आपने टैक्स लगा के थोड़ा सा डिस्करेज किया। वो डिमांड करते रहते हैं कि हमारा टैक्स को जो है वो कम करें, उनको आप कम कर दें, उससे क्या बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। इसी तरह जो है उनको जो है वो ये चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए वो खुद जो है वो बात कर रहे हैं, और इनको ये टैक्स रेट है ये बहुत ही हाई है पाकिस्तान में। अब अगर 60% का टैक्स होगा तो इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा? मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, लिक्विडिटी बहुत है। आईपीओस को देखें रिस्पांस कैसा है। हम लोग तो ये जो रियल एस्टेट
को लॉन्च करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं। कैश डिपॉजिट जो है वो बहुत बढ़ रही है लोगों के पास है, लेकिन इतने हाई टैक्स होने की वजह से कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ कैपेसिटीज जो है वो आइडियल कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं। तो आपने जो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन करके जो है वो डिमांड को जो है वो की डिस्ट्रक्शन हुई है, उसको आपको रिस्टोर करना है। तो इंडिविजुअल टैक्सेशन को कम करें। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिविजुअल टैक्सेशन को कम करना, एक्सपोर्ट के लेड ग्रोथ के लिए जो है एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करना, सुपर टैक्स को जो है ख़त्म करना, ये और दूसरी जो छोटी छोटी जो इरिटेंट्स हैं उनको आप ख़त्म करेंगे तो जो अभी तो पॉजिटिव बात ये हो गई है कि अब दुबई जो पैसा जाता था वो भी जो है वो पाकिस्तान में रुक गया है और कुछ वापस भी आ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी टाइम है। गवर्नमेंट के पास जो है वो स्पेस मौजूद है, इनको जो है वो हिम्मत करनी है और इनको IMF के साथ भी जो है वो आई थिंक बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बनते हैं। हमने तो बात की IMF से, तो सिवाय ये टैक्स टू GDP के, मैं उनकी जगह होता तो मैं कम से कम बजट में तो वो टैक्स डाल देता एग्रीकल्चर पे और उस पर, फिर देखा जाएगा कि कितना रिकवर होता है। तो कम से कम आप आज के दिन में अपने बैलेंस को तो ठीक करके और जो एक इक्विटेबल टैक्स रिजीम जो है वो करें, तो जियोपॉलिटिकली भी पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल हालात है। तो उन सब चीज़ों के पेश नज़र आई बिलीव कि ये अपॉर्चुनिटी टाइम है, गवर्नमेंट जो है बोल्ड डिसीजन ले। आप मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपने क्योंकि IMF से भी डील किया है, फाइनेंस मिनिस्टर आप रहे हैं, IMF को डील करते हुए अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी हो और इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हो और इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़ाना हो, एग्जैक्टली क्या इस बजट में किया जा सकता है इस काम के लिए? देखिए, IMF की जो फाउंडेशनल कंडीशन होती है ना, जो बेसिक कंडीशन होती है, वो डेफिसिट कंट्रोल करना होता है, जिसकी आरिफ भाई ने भी बात की है। IMF ने कहा है कि जैसे 4% ऑफ GDP से ज़्यादा आपका डेफिसिट नहीं होना चाहिए या 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। IMF का कोशिश ये होती है कि ग्रोथ जो आपकी इकोनॉमी की हो उस रेट से आपकी GDP का डेट टू GDP, डेफिसिट टू GDP कम हो, ताकि आपका आहिस्ते आहिस्ते जो है वो डेट टू GDP श्रिंक होता रहे। अब अगर आपने IMF से मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने एग्री कराया कि 4,000 अरब का आपको डेफिसिट कर सकते हैं, अब फिर अगर आपने 24,000 अरब का अखराजात रखे होंगे तो 20,000 अरब टैक्स तो लेने पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आप जो 2-3 टैक्स लेते हैं, आप एक तो टैक्स ले लेते हैं लेवी के नब पे, एक जो आप जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स प्रॉफिट। जो स्टेट बैंक की नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट बैंक का प्रॉफिट आता है, वो क्या है? स्टेट बैंक का प्रॉफिट ये है कि स्टेट बैंक पैसे छापता है, बैंकों को देता है या आपको देता है, और उसका जो सूद आता है वो आपको देता है। वो बेसिकली महंगाई का टैक्स है। दिस इज़ अ टैक्स ऑन एवरी पाकिस्तानी, पुअर, रिच और मिडिल क्लास, जिसको आपने महंगाई कर दी है। सो द थिंग इज कि आपने मतलब अपने अखराजात जब तक नहीं समेटेंगे, जब आप ये बात समझेंगे कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि नाजुक मरहले पे है, तो थोड़ा सा अगर अपने अखराजात समेट लें, थोड़े से अखराजात में कमी कर लेते, तो आप ये ब्रेक्स दे सकते थे। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है, देखें अब एक चीज़ की है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये जो 2 पार्ट प्राइसिंग की है, मैं खुद भी इसके बारे में लिख रहा हूँ, और आपके शो में शायद मैंने कई मरतबा कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट के करीब लेकर आइए प्राइस को बिजली की, और फिक्स कॉस्ट चार्ज कीजिए। ये काफ़ी अर्से पहले से मैं कह रहा था, अब ये इस पे आए हैं तो काफ़ी देर से आए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह आप देखें कि जो दुकानदारों पे टैक्स लगाया वो खैर बहुत कम लगाया, लेकिन बहरहाल मैंने 4 साल पहले 3,000 लगाया था, अब ये आज 25,000 लगा रहे हैं, वो 30,000 36 लगाया था। लेकिन तो इसके इधरों देर से मिफ्ताह इस्माइल की बात मानते हैं, लेकिन आप मुतमईन है कि क्योंकि जैसा आप कर रहे थे वही कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम की तरह नहीं है ये, पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं लगाएंगे आप अगर इस पॉलिसी से फायदा लें। और अगर किसी ने मादी में हुकूमत के दबाव में आकर या हुकूमत पर भरोसा कर रजिस्टर कर लिया था, तो वो मादी वाला ही टैक्स देगा अगर वो इस स्कीम से फायदा भी उठाना चाहे। देखिए ये जो दो जो आपने नकात उठाए ना, ख़ास तौर पे POS का, कि अगर आप अब जो इसमें आ गया वो POS ना लगाए तो वो बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि अगर एक दुकान, एक बेकरी मिसाल के तौर पर POS में काम कर रही है और उसके साथ दूसरी बेकरी POS के बगैर काम कर रही है, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि चलो नेट में लेकर तो कम से कम आए। एग्रीकल्चर की जो आरिफ भाई ने बात की कि यस, छोटे फार्मर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की 1000 एकड़ की अराजी है, आप एक नौकरी पेशा लोग आदमी के ऊपर 50,000 रुपये की तनख्वाह पर टैक्स लगाते हैं, वो बेचारा मोटरसाइकिल में जब रोज़ 1 लीटर पेट्रोल भराता है, आप 160 रुपये टैक्स देते हैं, तो फिर आप किस मुंह से इन बड़े बड़े लोगों को, जिनकी हज़ारों एकड़ की अराजियाँ हैं साउथ पंजाब में, सिंध में, दीगर जगहों पे, उनको आप टैक्स नहीं लगा रहे, तो ये भी ज़्यादती है। तो ये वैसे भी इनकम जो है ना, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स टैक्स होना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, देखें जो
जहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको बिजली और गैस दुनिया के कीमतों में देनी पड़ेगी। यू कैन नॉट सेल मोर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी विच यू डू, एंड यू कैन नॉट सेल मोर एक्सपेंसिव गैस विच यू डू, और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करे। वो नहीं कर सकता है। पूरे पाकिस्तान का हर एक्सपोर्टर नालायक नहीं है, आप ये इसको कह सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। उसके आपने हाथ बांधे हुए हैं। जब तक आप इन दोनों चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे और ना कोई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर खातिर खा पेशरफ्त हुई है। आरिफ भाई ने जो ये PIA खरीदी है उसकी भी अभी तक इन्होंने कंडीशंस मीट नहीं करी, और एक सिंपल लेजिस्लेशन करनी है वो तक नहीं कर पाए। और ये जिस तरह हुआ था, पहली मरतबा फेल हुआ, कि उसके बाद फिर पीछे के लोगों ने धक्का दिया, फिर जाके ये हुआ। सो द थिंग इज़ कि ये हुकूमत जो है ना, ये बड़ी स्टेटिस्ट है, इनको हर चीज़ स्टेट में करनी है। इनके पास कोई विजन नहीं है कि प्राइवेट मार्केट को आगे लेकर जाएँ या फ्री मार्केट को आगे लेकर जाएँ। इनको हर चीज़ कंट्रोल करनी है, माइक्रो मैनेज करना है। और देखें, बिजली की प्राइसेस में भी गलती करते हैं, डीजल की प्राइसेस में आपने देखा है कि गलती करी, पेट्रोल की प्राइसेस में इन्होंने रिफाइनरीज को और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नाहक प्रॉफिट्स दिए। तो जब भी आवाम का लड़ाई होती है ताकतवर तबके से, चाहे वो चीनी के अंदर हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र में हो, ताकतवर तबका जीतता है। और आरिफ साहब, इस वक्त भी मसला सिर्फ ये है कि चंद चीज़ें ठीक कर दी जाएं, कॉस्ट को ठीक कर दिया जाए, बाकी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसकी मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर। दूसरा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या FBR को भी जो इजी मनी है कि जी तनख्वाहदार तबका है, एट सोर्स कट जाएगा और ऐसा लगेगा बहुत सारे पैसे जमा कर लिए, उनसे कर लो, कई गुना ज़्यादा अब टैक्स जमा हो रहा है उनसे। हालांकि मुल्क में पिछले 3-4 साल में महंगाई रही है। कॉर्पोरेट कहाँ चले जाएंगे, उन पर सुपर टैक्स भी लगा दो, इजी मनी है और परफॉर्मेंस में, नंबर्स में नज़र आ जाएगा। मगर रिटेलर्स को एमनेस्टी पे एमनेस्टी, कभी तारी दोस्त की बात करो, कभी एक नई स्कीम ले आओ। एग्रीकल्चर, जैसा कि आपने कहा, बजट में नंबर ही डाल दो IMF को दिखाने के लिए, बाद में देख लेना। मेहनत करने को तैयार नहीं है। जी, आई बिलीव कि देखें, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वगैरह चलें, यहाँ तो ये आदी हो गए हैं लोग और उसको डील कर रहे हैं, वो ना हो और उसमें भी फैसिलिटेशन काउंसर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात। देखें, हम तो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के लिए और हमेशा पाकिस्तान में रहेंगे, और हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है कि किस तरीके से जो है वो काम करें। लेकिन अगर आप नई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं जिनका तजर्बा नहीं है, जिनका पहले वो नहीं है, तो उनको तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी ये जो एनर्जी कॉस्ट को रेशनलाइज करना, आपको जो है टैक्स को रेशनलाइज करना, इंटरेस्ट रेट को जो है वो ठीक रखना, ये सब चीज़ों की जो है ज़रूरत है। डिस्कशन में आई थिंक इदराक है गवर्नमेंट को। हमारे साथ वो मीटिंग करते हैं और ये सब करते हैं, आखिर में पता नहीं क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि IMF का इशू आ गया, फलां हो गया। लेकिन IMF के साथ भी जब वो हमसे भी आते हैं और हमसे डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बाकी चीज़ों को तो वो कर रहे हैं, वो टैक्स टू GDP का एक इशू को उन्होंने किया हुआ। बट आई होप कि इस दफ़ा जो है मुझे नज़र आ रहा है कि आई बिलीव कि ये जो एक्सपोर्ट पर टैक्स जो है वो कम होगा, पर्सनल टैक्सेशन जो है वो कम होगा, और दूसरे जो इरिटेंट्स हैं वो कम होंगे। ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सुपर टैक्स में जो है वो कुछ ना कुछ कमी जो है वो होगी, इसलिए कि उनके पास स्पेस है। तो आई थिंक ये अगर एक कदम उठाते हैं ये, तो कम से कम उनकी डायरेक्शन जो है उसमें सिंसियरिटी नज़र आएगी। तो लोग ये भी नहीं चाहते कि कोई एक दिन में सब चीज़ जो है एक बटन के साथ जो है वो हो जाएगी, लेकिन उस तरफ डायरेक्शन है। तो एक इंटेंशन जो है, जो ज़बानी तौर पर तो पूरा प्राइम मिनिस्टर भी और कैबिनेट भी इस चीज़ का इरादा करते हैं कि हम जो है सीरीज में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। उन्होंने इंटरनेशनल टेक्निकल कंसल्टेंट भी जो थे उनके साथ भी मीटिंग हुई, उसमें भी हमें शामिल किया गया। तो उसमें सब और सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी जो है वो यही बात कर रहे होते हैं जो हम बात कर रहे होते हैं। तो आई होप कि अल्लाह करे कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है कल के जो है वो बजट में नज़र आए, और नज़र आए उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। बोल्ड स्टेप ले के ये चीज़ें करें तो इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी टाइम मेरी नज़र में हो नहीं सकता है कि हम जियोपॉलिटिकली भी हमारे हालात जो है वो अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन भी जो है वो है, और आई थिंक ये हम एक्सटर्नल अकाउंट को भी जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आई थिंक स्टेट बैंक को उसका क्रेडिट जाता है कि बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो हैंडल किया। तो बहुत आई थिंक चांसेस हैं कि और पैसा बाहर से जो है इस एनवायरनमेंट में जो है आ जाए, और लिक्विडिटी की कमी मुझे तो नज़र नहीं आती। हर जगह जो है
वो अबंडेंट लिक्विडिटी। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार पीएसडीपी आपको ये बजट से करने की क्या ज़रूरत है, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें। हम शारा भुट्टो में जो है ये कर रहे हैं, तो सारे का सारा जो है वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं डालना पड़ रहा, सारे का सारा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से फाइनेंस हो रहा है। ये सक्खर से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, ये सारा काम जो है वो उसमें हो रहा है, तो वो हो सकता है। तो आप उसको चीज़ों को ये थोड़ा सा इनोवेटिव होके करें, तो मुझे तो पोटेंशियल पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और अगर हम डिसिप्लिन के साथ, अच्छी मैनेजमेंट के साथ और ज़रा दिलेरी से काम करें तो बहुत जल्दी टर्न अराउंड इंशाल्लाह हो सकेगा। मिस्टर साहब, आप ये बताइएगा कि इस सिनेरियो में अब ज़ाहिर है हमें नज़र आया कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, हालांकि डर ये था कि ईरान जंग के बाद रेमिटेंसेस भी गिरेंगी, मगर वो नहीं गिरी हैं अभी तक। और मुत्तहिदा अरब अमारात से तो कोई 33% का इजाफा हुआ है। $750 मिलियन अगर अप्रैल में आए थे तो मई में $1 अरब से ज़्यादा आए हैं, जो कि हिस्टोरिक नंबर है। इस वक्त लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या ईरान जंग के बाद जो खतरात आपने भी महसूस किए कि मईशत को पड़ सकते हैं, उससे कम ही खतरात हुए? $17 अरब पर रिजर्व भी हमारे मेंटेन रह गए। देखिए, वो जो मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस आया है उससे, और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे मसला हो रहा है, उसके बाद हमारा नया, कम से कम जो आरिफ भाई ने बात की ना कि अगर पुराने पैसे वापस नहीं आते तो नए पैसे तो नहीं जा रहे, वो पुराने पैसे भी वापस आ जाएंगे, रोशन डिजिटल में आ जाएंगे, दीगर जगहों पे आ जाएंगे। हमको यहाँ पे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, हमको अपना मुल्क ठीक करना चाहिए, खुद ब खुद पैसा आ जाएगा। और जो मतलब लिक्विडिटी की कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी इसलिए है कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो शुरू में आरिफ भाई ने बात की थी कि अगर 60% टैक्स लगाओगे तो लोग रियल इस्टेट में पैसे डाल के बैठ जाते हैं कि यार 5 साल ज़मीन रखेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आपकी पैदावार की सलाहियत नहीं बढ़ती, इंडस्ट्री नहीं लगती। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीद लिए, लेकिन हम किसी को नहीं जानते कि जिन्होंने अपनी नई कोई टेक्सटाइल मिल लगाई हो या नई कोई प्रिंटिंग मिल लगाई हो टेक्सटाइल की, या कोई ऐसी चीज़ लगाई हो, वो काम नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो हुकूमत की पॉलिसियाँ, हैप-हैज़र्ड पॉलिसीज़, देखें पहले गैस बहुत महंगी कर दी, इतनी महंगी कर दी कि आपने पूरे पाकिस्तान के बिजली के जो गैस से चलने वाले जनरेटर्स थे उसको आपने रख दिया, वो यूजलेस हो गए। फिर लोगों ने 33,000 मेगावाट सोलर इंपोर्ट किया है। हर रोज़ वो सोलर की कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते थे, वो नहीं होती थी अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन अब ये सोलर जो आ रहा है वो भी पाकिस्तानियों के पैसे से आ रहा है। फिर इस पे अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हम 12,000 14,000 मेगावाट और बनाएंगे। यहाँ पे पैसे दे दे के थक गए हैं, पुराने जो एक्सेस कैपेसिटी है उसकी। आई मीन LNG कभी हम आ रही है तो बोल रहे हैं कि LNG नहीं आएगी तो अच्छा होगा, LNG नहीं आई तो 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो गई। देयर आर सो मेनी इनकॉम्पिटेंसीज बिल्ट इनटू द सिस्टम कि जिधर आपके अपने पैसे ना लगे हो ना और किसी और के पैसे हो ना, तो फिर आप ये इदराक के बगैर, सोच के समझे के बगैर चीज़ें कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लगा लेते हैं, अखराजात कर लेते हैं। जहाँ तक 4,000 अरब रुपए हम खर्च करते हैं PSDP में, पाकिस्तान के और 3-4 सूबों के मिलाकर 4,000 अरब रुपया। आप उसके अंदर अगर आपको लग भी रहा है कि ये इसमें करप्शन नहीं है, आपको लग भी रहा है कि ये यूज़फुल है, जबकि नहीं है इतना यूज़फुल, तो उसके बावजूद भी आप उसको 50% कट कर देना। जब आपके पास पैसा नहीं होता, बिजनेसेस नुकसान कर रहे होते हैं, सो नोबडी इन्वेस्ट मोर। आप थोड़ा सा उसको अगर कट कर लेते, PSDP को सूबे भी कट कर लेते, और जो थोड़ा सा भी करवाया है इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए, लेकिन अगर आप इसको सब्सटेंशियल कमी कर सकते हैं तो आप टैक्स में कमी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद ठीक है कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगा हुआ है सुपर टैक्स और वो भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन द नंबर 1 आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट हैव डन, इसके नौकरी पेशा लोगों के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। ये तो एकदम ज्यादती है। और अभी जो ये रिलीफ की बात कर रहे हैं, गुजारिश ये है कि आप इन्फ्लेशन से ब्रैकेट क्रीप हो चुका है। जो आप पहले बोल रहे थे कि हम 20% टैक्स लेंगे 2.5 लाख की तनख्वाह वाले से, अब बोलेंगे हम 3-3.25 लाख पे देंगे, तो भाई वो इन्फ्लेशन की वजह से तो वो 4 लाख के बराबर हो गया है। तो आप मतलब क्या कर रहे हैं? और अगले साल भी मैं आपको बताऊं इससे ज़्यादा रेवेन्यू लेंगे। ये रिलीफ की जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से और ग्रोथ की वजह से जो तनख्वाह बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा टैक्स चले जाएगा। और अगर इस साल 600 अरब रुपया लिया है तो अगले साल। जी आरिफ साहब, आप खुद कह रहे हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बाहर से भी आ रही है, या फिर पाकिस्तान का जो पैसा बाहर जाता था वो अब उस तरीके से नहीं जा रहा है। और हमें तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज नज़र आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैश रिच हैं, डिविडेंड नहीं दिया, बहुत सारे कैश पर बैठी हैं, मगर वो फिर नई इंडस्ट्री लगना, ये एक ऐसा सवाल है कि वो क्यों नहीं लग रही है? अगर कैश भी मौजूद है, लिक्विडिटी भी बहुत सारी है, उसके लिए हुकूमत क्या करे? एक्चुअली आई बिलीव कि देखें, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री जिनमें ओवर कैपेसिटीज़ हैं और जिनमें जो है नई इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे हो सकती है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, जिस तरह अभी ये उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं,
तो ये सीमेंट, स्टील, केबल, टाइल एंड फला बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वो सब सीमेंट आपको पता होगा 50% कैपेसिटी पे चल रहा है, स्टील जो है वो कम कैपेसिटीज पे चल रही है, फला। तो उस पर मैं होता तो मैं तो सारा काम जो है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितनी भी गवर्नमेंट की लैंड बैंक है वो मैं प्राइवेट सेक्टर को देता कि लैंड हमारी इक्विटी है, आप डेवलपमेंट करें, हम इसमें पार्टनरशिप करते। अब ये रोजगार की बात करते हैं ना, तो एक जो फिगर है, बेंचमार्क फिगर, कि पाकिस्तानी जो है रिसर्च बोलती है कि 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर, कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट पर एक जॉब क्रिएट होता है। मैक्सिमम 2 मिलियन कहते हैं, हम 1 मिलियन जो है वो कहेंगे 1 मिलियन रुपीस पे एक जॉब क्रिएट होता है। तो आपको जो है वो 10 ट्रिलियन रुपीस की जो है वो इन्वेस्टमेंट आप करें तो 5 साल के लिए आप 2 मिलियन लोगों को जो है रोजगार कर सकते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है। अभी जो हमने 2 चीजें बातें की, अभी बात हुई है कि ये कैपिटी जो है वो अपना सरप्लस लैंड पे ये काम करने लगी है, या रेलवे करने लगी है, या शक्कर और इसका करने लगी है। तो यार ये तो बहुत जो है वो आसान काम है। कल से जो है वो खड्डे खुदने शुरू हो जाएंगे और लेबर जो है वो हायर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम तो जो है हम करते हैं। फिर ग्रोथ में कहते हैं कि आप ग्रोथ पे जाएंगे तो आपका करंट अकाउंट, तो मैं इससे भी एग्री नहीं करता। मैं कहता आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ में जाएंगे तो आपको क्या भाई आपके फॉरेन अकाउंट पे असर पड़ेगा। आप अगर आईटी में जाते हैं आपको फायदा ही होगा, आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो कोई बर्डन नहीं है, कोई मुश्किल से 15% 17% जो है वो आपका उसके अंदर फॉरेन करेंसी मटेरियल है। तो ये आप सिलेक्ट करें ना कि जो आसान चीजें हैं और जो बहुत ज्यादा जॉब जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है, सबसे बड़ा है। कंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, आईटी नंबर 3 है। ये इस पे कंसंट्रेट करिए तो आसान बहुत शुक्रिया नाज़रीन राय। देखते हैं अब कल हुकूमत कैसा बजट पेश करती है, उस पर भी तबसरा करेंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। याद दीजिए, अल्लाह।